स्टूडेंट्स, आज हम वर्कशीट 12 करेंगे जो कि रैखिक रूप में बदले जाने वाले समीकरणों पर है। यहाँ पर हम उन समीकरणों को हल करना सीखेंगे जो रैखिक रूप में है तो नहीं, लेकिन उनको हम रैखिक रूप में बदल कर हल कर सकते हैं। अब आप यहाँ पे एक सारणी देख रहे हैं। इस सारणी में आपको बाईं ओर कुछ ऐसे समीकरण दिए गए हैं जो रैखिक रूप में हैं और दाईं ओर वो समीकरण दिए गए हैं जो रैखिक रूप में नहीं है। जो बटे के रूप में आप देख रहे हैं समीकरण, वो रैखिक रूप में नहीं है और जो बाईं ओर है वो रैखिक रूप में है। यानी इस प्रकार के जो समीकरण जो बटे के रूप में हैं, उनको हम जो ये बाईं ओर समीकरण बने हैं इस रूप में लाएंगे और फिर हम उनको हल करेंगे। तो इसको हम कुछ प्रश्नों द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। तो प्रश्न नंबर 1 देखिए। इसमें आपको एक समीकरण ऐसा ही दिया गया है जैसा जो कि रैखिक रूप में नहीं है, जो अभी हमने देखा था ऊपर सारणी में। इस प्रकार के समीकरण हैं। तो इसको हल करने के लिए हम एक विधि का इस्तेमाल करके जिसको हम कहते हैं वज्र गुणन विधि, यानी तिरछी गुणा। वज्र मतलब तिरछा, तो तिरछी गुणा का मतलब है कि एक तरफ का अंश जो है वो दूसरी तरफ के हर से गुणा होगा। यानी जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, ये जो 4 है ये गुणा होगा x प्लस 4 गुणा होगा x प्लस 7 से और बराबर आएगा। उसके बाद जो ये 3 है, इधर का जो अंश है वो दूसरी तरफ के हर यानी x प्लस 2 से गुणा होगा। तो इस प्रकार से ये आ गया अब रैखिक रूप में। अभी ये रैखिक रूप में नहीं था, लेकिन अब आ गया है ये रैखिक रूप में। अब आप इसको हल करने के लिए ब्रैकेट को खोलेंगे और ब्रैकेट खोलने का मतलब होता है ये जो बाहर की संख्या 4 है ये अंदर की दोनों संख्याओं से गुणा होगी। कैसे गुणा होगी देखिए, 4x से भी गुणा होगी, फिर जमा 4 7 से भी गुणा होगी। अब ये 4 गुणा x लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 4x का मतलब ही होता है 4 गुणा x। इसी प्रकार से बराबर के इस तरफ भी ब्रैकेट खोलेंगे। अब ये जो बाहर संख्या 3 है ये अंदर की दोनों संख्याओं से गुणा होगी, यानी 3 गुणा x। अब देखो, मैं बीच में गुणा का निशान नहीं लगा रही हूँ क्योंकि इसमें गुणा का निशान लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक हमारी चर संख्या है, दूसरी अचर है। इसमें बीच में गुणा का निशान लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन अगले में जब हम 3 गुणा 2 लिखेंगे तो यहाँ पर हमें गुणा का निशान लगाना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप 3 और 2 साथ साथ लिखेंगे तो उसका 32 पढ़ा जाएगा, 3 गुणा 2 नहीं पढ़ा जाएगा। तो अब ये बन गया हमारा 4x जमा 4 सत्ते 28 बराबर 3x जमा 3 दूनी 6। अब x वाले जितने भी पद हैं उनको आप एक तरफ ले आएंगे। और किस प्रकार से, क्योंकि 4x बड़ा है और 3x को जब आप इस तरफ लेके आएंगे तो वो घटा का बन जाएगा। तो आप उसको ऐसे लिखेंगे 4x और हम 3x जमा का है, इस तरफ लेके आएंगे तो ये घटा का हो जाएगा। इसी प्रकार से अब जब हम 3x को यहाँ ले आए तो 28 को यहाँ से हटाएंगे। अब 28 है जमा का, तो दूसरी तरफ जाकर हो जाएगा वो घटा का। अब 6 तो अपनी जगह पर है तो वो जमा का ही रहेगा और इसके आगे जमा का निशान लगाने की ज़रूरत नहीं है। घटा 28, क्यों घटा 28? क्योंकि ये जमा का था बराबर की दूसरी तरफ, इस तरफ आने पर ये घटा हो गया। अब जब घटा 28 में से आप 6, अब ये एक घटा का एक जमा का है तो आपको मालूम है कि घटा करेंगे, क्योंकि अलग अलग चिन्हों की जब संख्याएं होती हैं, पूर्णांक होते हैं, तो हम घटा करते हैं। अब 28 में से 6 गए होता है 22। अब निशान कौन सा आएगा? बड़ी संख्या का। तो बड़ी संख्या क्योंकि घटा में है तो उत्तर आ जाएगा घटा 22, यानी इसका उत्तर आएगा घटा 22। और 4x में से 3x, 4 बड़ा है 3 छोटा है, तो जमा 4 घटा 3 ये बन जाएगा 1x, यानी खाली x, यानी x का मान यहाँ पर आ गया घटा 22। तो इस प्रकार से हमने एक ऐसा समीकरण जो कि रैखिक रूप में नहीं था उसे हम रैखिक रूप में लेकर आए और फिर हमने उसको हल किया। इसके बाद हम करेंगे जांच। अब जांच में आप देखिए x का मान आ गया है घटा 22। अब हमें जांच करनी है कि क्या ये जो हमने मान निकाला है ये ठीक है कि नहीं। तो कैसे जांच करते हैं, आप इसमें बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों नहीं लेंगे, एक ही पक्ष लेकर चलेंगे। जहां पर x है हम वो पक्ष लेंगे जो कि बाएं पक्ष यानी LHS लेफ्ट हैंड साइड में है। तो आप इसी भाग को लेकर चलेंगे और इसमें जो x का मान है वहां पर आप रखेंगे
x का मान यानी कि 22। तो x का मान हम 22 लेके चलेंगे। ये जो x का मान है ये 22, इसको हम LHS में रखेंगे। तो यहाँ पर x के स्थान पर घटा 22 जमा 7, फिर नीचे वाले x के स्थान पर भी घटा 22 जमा 2। अब घटा 22 जमा 7 कितना होता है? अब आप देख रहे हैं घटा का 22 और जमा का 7। अब देखिए दो अलग अलग चिन्हों के पूर्णांक हैं, तो आपको मालूम है घटा करना है। ये आएगा 15। अब चिन्ह कौन सा आएगा? क्यों बड़े वाला जो संख्या है चिन्ह उसका घटा का है, तो इसमें उत्तर में आ जाएगा घटा 15। तो इस प्रकार से घटा 22 जमा 7 का मान आ गया घटा 15। इसके बाद नीचे घटा 22 जमा 2 है, फिर से वही अलग अलग चिन्ह है, तो आप घटा करेंगे, 22 में से 2 गए 20। अब चिन्ह कौन सा आएगा? बड़ी संख्या का, जो कि घटा में है, इसलिए इसका भी उत्तर आएगा घटा 20, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। तो इस प्रकार से ऊपर आ गया घटा 15, नीचे आ गया घटा 20। अब ये जो घटा और ये दोनों घटा कट जाएंगी, तो इस प्रकार से 15/20 को आप काटेंगे 5 से, तो 5 तिया 15, 5 चौक 20, तो उत्तर आ जाएगा इसका 3/4। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि हमने एक ऐसे समीकरण को हल किया जो कि रैखिक रूप में नहीं था। अब हम एक ऐसा प्रश्न लेते हैं जिसमें हमें समीकरण भी खुद ही बनाना है। तो एक प्रश्न इस प्रकार का है कि एक संख्या है जिसका 7वां भाग उनके 8वें भाग से 1 अधिक है, तो संख्या हमें ज्ञात करनी है। अब इसको दोबारा से समझने की कोशिश करिए, क्या कह रहे हैं ये? एक संख्या जिसका 7वां भाग, अब एक संख्या अगर x है उसका 7वां भाग क्या होगा? x/7। एक संख्या हमारे पास है x, तो उसका 7वां भाग क्या होगा? x/7। उसके 8वें भाग से 1 अधिक है। अब इस संख्या का 8वां भाग क्या होगा? x/8। तो ये जो 7वां भाग है ये 8वें भाग से 1 अधिक है, यानी 8वें भाग में जब हम 1 को जोड़ेंगे तब ये x/7 आता है। तो समीकरण हमारा क्या बन गया? समीकरण बना हमारा x/7 बराबर x/8। इसको ठीक से मैं लिख देती हूँ। इस संख्या x का 7वां भाग है x/7 और इस संख्या x का 8वां भाग है x/8, और जो 7वां भाग है वो 8वें भाग से 1 अधिक है और अधिक के लिए जमा लगाते हैं, तो ये बन गया हमारा समीकरण। अब यहाँ से हमें इस अज्ञात संख्या x का मान ज्ञात करना है। अब आप देख रहे हैं कि ये जो समीकरण है ये रैखिक रूप में नहीं है, लेकिन इसको हम ये रैखिक रूप में तो है, लेकिन इसको हम हल करेंगे किस प्रकार से? आप देखिए कि हम x/8 को हम बाएं पक्ष में लेकर आएंगे, तो ये बन जाएगा x/7 घटा x/8, और हम 1 को अपने स्थान पर ही रहने देंगे, यानी दाएं पक्ष में। अब x/7 घटा x/8 को करने के लिए आप लघुत्तम लेंगे 7 और 8 का, जो कि 56 होता है। अब 7 से भाग करेंगे 56 को, तो 8 आएगा, तो ये बन जाएगा 8x। 8 से भाग और घटा बीच में लगाएंगे, 8 से भाग करेंगे 56 को, 7 आएगा, तो ये बन जाएगा 7x और बराबर 1 तो अपने स्थान पर ही है। अब 8x में से 7x गया, बचा x/56 और बराबर 1। अब इसमें वज्र गुणा करेंगे, तो वज्र गुणा करने में 56 1 से गुणा होगा, यानी x बराबर 56 गुणा 1 यानी कि 56। तो x का मान आ गया हमारा 56। तो हमारी जो संख्या है वो आ गई है 56। अब इन प्रश्नों को आप हल करने की कोशिश कीजिए, और ये जो शाब्दिक प्रश्न है इनको हल कैसे किया जाता है इसके कुछ टिप्स आपको दिए गए हैं, ये आप ध्यान से पढ़िए। शाब्दिक समस्या को 2 या 3 बार हिस्सों में पढ़ना है, जैसे कि ये प्रश्न था। अब एक साथ आप पढ़ेंगे तो आप इसमें समीकरण नहीं बना पाएंगे और ना ही समझ पाएंगे, तो आप इनको टुकड़ों में
बांट कर समझने की कोशिश करिए। जैसे एक संख्या, हमने एक संख्या x ली, फिर उसके बाद अगला टुकड़ा पड़ा हमने, अगला हिस्सा जिसका 7वां भाग। पहले हमने संख्या x ले ली, पहला हिस्सा हमने समझा, हमने इसको x ले लिया, और उसके बाद अगला हिस्सा हमने पढ़ा और उसको समझा, इसका 7वां भाग, तो हमने ले लिया x/7। एक हिस्सा हमें समझ में आ गया। इसके बाद उसके 8वें भाग, किसके 8वें भाग, संख्या के 8वें भाग, फिर हमने x लिया, उसका 8वां भाग बटे में 8, और जो 7वां भाग है वो 8वें भाग से 1 अधिक है, तो +1 और इधर बराबर। इस प्रकार से हमने पूरे प्रश्न को हिस्सों में बांटकर ठीक से समझ कर उन टुकड़ों को आपस में जोड़ के समीकरण को बना लिया। तो इस प्रकार से किसी भी शाब्दिक समस्या को 2 या 3 बार हिस्सों में पढ़कर समझ के और फिर समीकरण बनाना है। फिर उसके बाद जिसे ज्ञात करना है उसको x या अन्य चर के रूप में लिखना। एक बात और ध्यान रखना है कि जिस चीज़ को हमें ज्ञात करना है उसको आप कोई नाम देंगे, और वो नाम होगा या तो x या y या z या t, a b c d, जो मर्जी आप लेना चाहें ले सकते हैं, लेकिन कोई आपको एक नाम देना होगा। तो ज़्यादातर हम उसको x ही मान लेते हैं। उसके बाद आपको क्या ध्यान रखना है कि उनके बीच में संबंधों को चरणबद्ध तरीके से लिखना है। जैसे मैंने आपको बताया, पहले आपने x/7 लिखा, फिर हमने x/8 लिखा, फिर इसमें 1 जोड़ा और फिर इन दोनों को बराबर किया। तो इस प्रकार से चरणबद्ध तरीकों से आपको उनको संबंधों को दिखाना है। फिर अंत में समीकरण को हमें हल करना है, जैसा हमने इसमें किया था। तो इस प्रकार से अब आपको ये कुछ सवाल दिए गए हैं। अब जो शाब्दिक सवाल हैं, इनको आपको ध्यान से जो हमने पढ़ा है उस हिसाब से आपको देखकर और समीकरण बनाकर हल करना है।